नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर मुख्यमंत्री का चेहरा आता है। लेकिन क्या राज्य का सारा काम अकेले मुख्यमंत्री ही करते हैं? असल में फैसले कौन लेता है और कैसे? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे राजस्थान की राजनीति के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से राज्य मंत्रिपरिषद को, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वो टीम है जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य का शासन चलाती है। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि संविधान इस टीम के बारे में क्या कहता है, ये मंत्री बनते कैसे हैं, इनकी ताकत और जिम्मेदारियां क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। हमारा मकसद है इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना, जैसे क्लास में समझते हैं, ताकि हर कोई राज्य सरकार की इस मशीनरी को जान सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मंत्रिपरिषद की जरूरत ही क्यों पड़ती है। राज्यपाल तो होते ही हैं राज्य के मुखिया। हाँ, देखिए, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख जरूर होते हैं, जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन भारत ने अपनाई है संसदीय प्रणाली, और इस सिस्टम में असली कार्यकारी शक्ति, मतलब रोजमर्रा का शासन चलाने की ताकत, वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास होती है। राज्य के स्तर पर ये शक्ति मंत्री परिषद में होती है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 163 इसी व्यवस्था की नींव रखता है। अच्छा, तो अनुच्छेद 163 क्या कहता है इस बारे में? थोड़ा विस्तार से बताइए। अनुच्छेद 163(1) साफ तौर पर कहता है कि राज्यपाल को उनके काम में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसके मुखिया मुख्यमंत्री होंगे। यानी राज्यपाल ज्यादातर काम इसी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। ज्यादातर काम कहा आपने, मतलब कुछ काम ऐसे भी हैं जहां राज्यपाल को सलाह की जरूरत नहीं? बिल्कुल। संविधान कुछ ऐसी परिस्थितियां बताता है जहां राज्यपाल अपने विवेक से, यानी अपनी समझ और सूझबूझ से निर्णय ले सकते हैं। उनको स्वविवेकी शक्तियां कहते हैं। और अनुच्छेद 163(2) ये भी स्पष्ट करता है कि अगर कभी ये सवाल उठे कि कोई मामला राज्यपाल के स्वविवेक का है या नहीं, तो इस पर राज्यपाल का फैसला ही अंतिम होगा। अच्छा। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। जी नहीं। उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और मंत्रियों की सलाह का क्या उसे सार्वजनिक किया जा सकता है या उस पर कोई सवाल उठा सकता है? नहीं, अनुच्छेद 163(3) इस पर रोक लगाता है। ये कहता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इस बात की किसी भी अदालत में जांच नहीं हो सकती। ये एक तरह से मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की बातचीत को गोपनीय रखने का तरीका है, ताकि वे खुलकर बिना किसी डर के विचार विमर्श कर सकें। ये तो हुई मंत्री परिषद की जरूरत और संवैधानिक आधार की बात। अब ये मंत्री बनते कैसे हैं? इनकी नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 164 में बताई गई है। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। अच्छा, तो पहले सीएम फिर मंत्री? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर मुख्यमंत्री अपनी टीम चुनते हैं, यानी मंत्रियों की लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट को वो राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल उन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। तो असल में टीम चुनने का काम मुख्यमंत्री का ही है? मतलब किसे मंत्री बनाना है, कौन सा विभाग देना है, ये सब वही तय करते हैं? हाँ, व्यवहार में मुख्यमंत्री ही तय करते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन होगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। राज्यपाल सिर्फ औपचारिक तौर पे नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। और ये मंत्री परिषद कितने समय तक काम करती है? क्या इनका कार्यकाल फिक्स होता है? 5 साल? सामान्य तौर पर मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के साथ ही चलता है, यानी 5 साल। लेकिन ये पूरी तरह निश्चित नहीं है। संविधान में लिखा है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये अनुच्छेद 164(1) में है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत? इसका क्या मतलब हुआ? क्या राज्यपाल जब चाहें किसी मंत्री को हटा सकते हैं? सुनने में तो यही लगता है। देखिए, शाब्दिक अर्थ तो यही लगता है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में इसका असली मतलब थोड़ा अलग है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का व्यवहारिक अर्थ है विधानसभा के विश्वास पर्यंत, यानी मंत्री परिषद तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का भरोसा हासिल हो।
अच्छा। अगर सरकार विधानसभा में विश्वास मत खो देती है, जैसे मान लीजिए किसी अहम मुद्दे पर हार जाए या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तब राज्यपाल नई सरकार बनने तक काम चलाओ व्यवस्था कर सकते हैं या विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी मान सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ही इस्तीफा दे दें तो तब क्या होता है? मुख्यमंत्री तो टीम के कप्तान होते हैं। अगर कप्तानी हट जाए तो पूरी टीम बिखर जाती है ना। तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं या मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरी मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाती है। फिर नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई मंत्री परिषद का गठन होता है। और क्या मुख्यमंत्री किसी खास मंत्री को हटवा सकते हैं अगर कोई मतभेद हो जाए तो? हाँ, बिल्कुल। चूंकि मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त होते हैं, तो मुख्यमंत्री किसी मंत्री से सहमत न होने पर या उसके काम से खुश न होने पर उससे इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर वो मंत्री इस्तीफा ना दे, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकते हैं। और एक बात और, अगर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाए, तब भी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक है। अब एक और अहम सवाल, क्या मंत्रियों की संख्या पर भी कोई सीमा है? ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जितने चाहें उतने मंत्री बना लें? पहले ऐसा ही था, कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। इससे कई बार बहुत बड़ी बड़ी मंत्री परिषद बन जाती थी, जिन्हें मजाक में जंबो कैबिनेट भी कहते थे। इस पर रोक लगाने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया। ये 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ। तो क्या सीमा तय की गई इस संशोधन से? इस संशोधन ने अनुच्छेद 164 में एक नया खंड 1 क जोड़ा। इसके अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%, ठीक है। और कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? क्या इसकी भी कोई सीमा है? हाँ, इसी खंड में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। छोटे राज्यों के लिए यह न्यूनतम सीमा महत्वपूर्ण है ताकि एक कार्यकारी मंत्री परिषद बन सकें। इसे राजस्थान के संदर्भ में समझाइए, यहाँ कितने मंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, तो 91वें संशोधन के नियम के अनुसार यहाँ मुख्यमंत्री समेत अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 200 का 15%, यानी 30 मंत्री। अच्छा, 30? हाँ, तो राजस्थान में एक मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री, ये अधिकतम सीमा है, और न्यूनतम सीमा 12 है। एक मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री। तो राजस्थान की मंत्री परिषद का आकार 12 से 30 के बीच ही हो सकता है। और अभी की क्या स्थिति है? अगर हम स्रोत में दिए गए आंकड़ों को देखें, जो शायद 16वीं विधानसभा के हैं, तो उस समय मुख्यमंत्री सहित कुल 24 मंत्री थे। तो 30 की सीमा के अंदर ही है। हाँ, बिल्कुल। ये 15% वाली सीमा तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसने साइज को नियंत्रित किया। सही कहा। हाँ, और इसी 91 संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी, अनुच्छेद 164(1) का। ये कहता है कि अगर विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ओहो, मतलब दल बदल किया तो मंत्री पद भी गया? जी हाँ, ये दल बदल को रोकने के लिए एक और कदम था। चलिए, अब मंत्रियों की जिम्मेदारियों पर आते हैं। हाँ, ये किसके प्रति जवाबदेह होते? यहाँ 2 तरह की जिम्मेदारियों की बात होती है, एक सामूहिक और दूसरी व्यक्तिगत। अनुच्छेद 164 कलम 2 कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? थोड़ा और खोलिए इसे। इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह काम करती है और अपने हर काम के लिए, हर फैसले के लिए संयुक्त रूप से विधानसभा के सामने जवाबदेह है। मान लीजिए विधानसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे या सरकार का कोई महत्वपूर्ण बिल गिरा दे, तो यह पूरी मंत्री परिषद की हार मानी जाती है और सबको इस्तीफा देना पड़ता है। एक कहावत है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अच्छा, और इसका एक और पहलू भी है शायद कि हर मंत्री को सरकार के फैसले का समर्थन करना होता है, चाहे वो सहमत हो या ना हो। बिल्कुल, कैबिनेट या मंत्री परिषद में जो भी फैसला हो जाता है वो पूरी सरकार का फैसला माना जाता है। हर मंत्री का यह कर्तव्य है कि वो उस फैसले का सदन के अंदर और बाहर समर्थन करे, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत ना हो। अगर कोई मंत्री किसी फैसले से इतनी ज्यादा असहमत है कि उसका बचाव नहीं कर सकता,
तो नैतिक रूप से उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो हुई सामूहिक जिम्मेदारी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्या? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कि हर मंत्री अपने विभाग के ठीक से काम करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी जिम्मेदार होता है। जैसा हमने पहले बात की थी, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अनुच्छेद 164(1) है ना? हाँ। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को हटा सकते हैं। तो इस लिहाज से वे व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल और व्यवहार में मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि मंत्रियों की कोई कानूनी जिम्मेदारी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कानूनी जिम्मेदारी नहीं मतलब ये कि सरकार के किसी फैसले के लिए मंत्री पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि ये फैसला गलत था। जिम्मेदारी राजनीतिक होती है, कानूनी नहीं। समझ गया। अच्छा, मंत्री बनने से पहले उन्हें शपथ भी लेनी होती है? जी हाँ, अनुच्छेद 164(3) के अनुसार पद संभालने से पहले हर मंत्री को राज्यपाल के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद की शपथ में वे संविधान के प्रति निष्ठा और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का वचन देते हैं, और गोपनीयता की शपथ में वे वादा करते हैं कि जो बातें उनके सामने मंत्री के तौर पर आएंगी, उन्हें वे कानून के अनुसार छोड़कर किसी और के सामने प्रकट नहीं करेंगे। और इन शपथों का फॉर्मेट कहाँ है? इन शपथों का प्रारूप या फॉर्मेट संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। और मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है? नहीं, अनुच्छेद 164(4) इसके बारे में बताता है, मंत्री बनने के लिए सबसे जरूरी है कि वो व्यक्ति राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद अगर राज्य में है तो का सदस्य हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो चुनाव नहीं जीता या विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री बना दिया जाता है। ये कैसा? हाँ, ऐसा हो सकता है। संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 164(4) कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के अंदर? हाँ, या तो चुनाव जीतकर या मनोनीत होकर। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और उम्र की कोई सीमा? मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु वही है जो विधानसभा सदस्य के लिए है, यानी 25 वर्ष। इनके वेतन भत्ते कौन तय करता है? हाँ, ये भी बता दीजिए। मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। ये अनुच्छेद 164(5) में लिखा है। अब बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार की। क्या सभी मंत्री एक जैसे होते हैं या इनमें भी कोई रैंक होती है? जैसे कैबिनेट मंत्री सुना है। कैबिनेट मंत्री ये सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं। इनके पास सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार होता है, जैसे गृह, वित्त, शिक्षा, कृषि वगैरह। ये कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं और सरकार की नीतियां बनाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। ये अपने विभाग के कह सकते हैं राजनीतिक प्रमुख होते हैं। ठीक है। दूसरी श्रेणी है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इन्हें भी किसी विभाग या मंत्रालय का स्वतंत्र प्रमुख बनाया जा सकता है, लेकिन ये आमतौर पर कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। कैबिनेट की बैठकों में तभी बुलाए जाते हैं जब उनके मंत्रालय से जुड़ा कोई मुद्दा हो। और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री या कभी-कभी उपमंत्री भी। ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के सहायक के तौर पर काम करते हैं। इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र मुखिया नहीं बनाया जाता। ये कैबिनेट की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेते। अच्छा। राजस्थान के संदर्भ में कुछ खास है इस बारे में? हाँ, राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव। ये संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते, पर मंत्री जैसी सुविधाएं पाते हैं। इनकी व्यवस्था 1967 में चौथी विधानसभा के समय शुरू हुई थी। अच्छा, तो ये जो कैबिनेट शब्द है, ये मंत्री परिषद से अलग है। हाँ। लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ। कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। इनमें साफ अंतर है, समझना जरूरी है। पहला तो आकार और संरचना का अंतर है। मंत्री परिषद एक बड़ी बॉडी है जिसमें तीनों श्रेणियों के मंत्री, कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री सब शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी और ज्यादा शक्तिशाली इकाई है जिसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। एक तरह से ये मंत्री परिषद का कोर ग्रुप है। और शक्ति के मामले में असली फैसले मंत्रिमंडल ही लेता है। ये सरकार की नीतियों का केंद्र है। मंत्री परिषद की बैठकें कम होती हैं, शायद कभी-कभार,
जबकि मंत्रिमंडल की बैठकें अक्सर होती हैं, जैसे हर हफ्ते। सारे महत्वपूर्ण निर्णय यहीं लिए जाते हैं। और संविधान में क्या स्थिति है? मंत्रिपरिषद शब्द का जिक्र तो संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में है, जैसा हमने देखा। लेकिन मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में राज्यों के लिए नहीं था। इसे केंद्र के संदर्भ में 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जोड़ा गया था। तो कह सकते कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भीतरी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा भी कुछ शब्द सुनने में आते हैं, जैसे किचन कैबिनेट या शैडो कैबिनेट। ये क्या है? हाँ, किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक शब्द है। ये कोई संवैधानिक या कानूनी बॉडी नहीं है। यह मुख्यमंत्री के सबसे करीबी और भरोसेमंद 2-4 मंत्रियों या सलाहकारों का छोटा सा समूह होता है, जिनसे वो हर अहम मुद्दे पर सलाह लेते हैं। कभी कभी इसमें परिवार के सदस्य या दोस्त भी हो सकते हैं। अच्छा, और शैडो कैबिनेट? शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल विपक्ष बनाता है। ये ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणालियों में ज्यादा आम है। इसमें विपक्ष के नेता अपनी पार्टी के कुछ लोगों को सरकार के मंत्रियों के विभागों पर नजर रखने और उनकी नीतियों की आलोचना करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक तरह से सरकार का आईना। राजस्थान में भी शायद 13वीं विधानसभा के दौरान विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे जी ने ऐसी शैडो कैबिनेट बनाई थी। दिलचस्प है। ये सब तो हुई बनावट और जिम्मेदारियों की बात। अब अंत में संक्षेप में देखते हैं कि ये मंत्रिपरिषद करती क्या है, इसके मुख्य काम क्या हैं। चूंकि मंत्रिपरिषद ही राज्य की असली कार्यपालिका है, तो इसके काम बहुत व्यापक हैं। इन्हें हम कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, नीति निर्धारण। राज्य के लिए नीतियां बनाना कि किस क्षेत्र में क्या करना है, विकास कैसे होगा, कानून व्यवस्था कैसे रहेगी, ये सब तय करना, यानी पॉलिसी मेकिंग। हाँ बिल्कुल। दूसरा, कानून निर्माण और लागू करना। विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों का मसौदा तैयार करना, उन्हें पास करवाना और फिर उन कानूनों को राज्य में लागू करना। तीसरा, वित्तीय कार्य। राज्य का बजट तैयार करना, उसे विधानसभा से पास करवाना, टैक्स लगाना या हटाना और राज्य के खर्चों का हिसाब रखना। बजट तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। बहुत ज्यादा। चौथा, प्रशासनिक कार्य। राज्य के प्रशासन को चलाना, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देना, जैसे महाधिवक्ता, आरपीएससी के सदस्य आदि। विभिन्न विभागों में तालमेल बनाना। और पांचवा, विधानसभा से संबंधित कार्य। विधानसभा का सत्र बुलाने या समाप्त करने की सलाह राज्यपाल को देना, विधानसभा में सरकार का पक्ष रखना, विधायकों के सवालों का जवाब देना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना। तो मतलब राज्य के शासन की लगभग सारी बागडोर इसी मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मुख्यमंत्री इसके मुखिया। मुख्यमंत्री अमलों की मंत्री परिषद ही राज्य की नीतियों और प्रशासन की दिशा तय करते हैं, और वे अपने कामों के लिए विधानसभा के जरिए राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य भी बताता है कि वे प्रशासन और विधान संबंधी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देते रहें। और अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के काम करने के नियमों से जुड़ा है कि सारे काम राज्यपाल के नाम से होंगे। तो ये थी राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना, शक्तियों और कामकाज की पूरी तस्वीर। उम्मीद है इससे राज्य सरकार के काम करने के तरीके को समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि कैसे ये मंत्री चुने जाते हैं, कैसे वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और कैसे वे विधानसभा के प्रति और अंततः जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये हमारे लोकतंत्र का एक अहम आधार है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।